सरकार की नीयत का मामला है। जो काम विभाग का था, सरकार का था, उसको विपक्ष डेटा के माध्यम से जनता के बीच में जागरूकता ले आके आ रही है कि तमाम लोग थक चुके हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और शासन प्रशासन के चक्कर काटते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है कि आप इसको तत्काल सूची बनाकर तैयार करें। वो भी तब करना पड़ रहा है जब शिक्षकों को सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे कॉकरोच बनना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी आ रही है भारत के सबसे हाईएस्ट पोजीशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से। उसके बाद वो लोग मजबूर है और 69,000 की संख्या कम नहीं होती। हाईएस्ट ऑफिसेज में बैठ के अगर आप अपने देश के बेरोजगारों, आपको ये कहना चाहिए सरकार से कि क्यों नहीं नीति बनाते 76 सालों में कि हमारे इस देश के नौजवान जो है बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं। कि जो लोग जजमेंट्स देते हैं, लॉज बना रहे हैं, वो एक दिन दलित की तरह अपना जीवन जिए। उनको एहसास होगा कि दलित का जीवन मानव जीवन से कितना डिफर करता है। जज के पद पर थे तो भी आप महसूस करते थे? निश्चित रूप से। क्या इंसान नहीं है वो? प्रधानमंत्री को भी अपनी जाति बतानी पड़ती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल मीडिया राष्ट्रपति को भी आदिवासी बताता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दलित बताता है। तो चूंकि पेशे से जाति का सीधा संबंध। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत के जुडिशियल सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, उसके बाद राजनीति में भी इनकी भागीदारी है। और आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका आरोप है कि लगभग 10,000 पदों में चोरी हुई है, रिजर्व पदों में, खासकर SC ST OBC की। सर, आप ही की पार्टी ने आज अखिलेश जी ने बड़ा आरोप लगाया कि लगभग 10,000 पदों की चोरी। उन्होंने बाकायदा एक बुकलेट जारी किया है जी। तो इसे कैसे देख रहे हैं? इसका लीगल प्रोसेस क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण। SC ST का तो एटलीस्ट संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये। तो इसकी चोरी को क्या लीगल तरीके से हैंडल किया जा सकता है? क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट भी रहे हैं, आप लीगल प्रोफेशन में भी हैं और आप फॉर्चुनेट है कि आप जज भी रहे हैं। जी। जो ये चोरी और लूट की बात हो रही है आरक्षण की जी, ये कोई कानूनी पहलू नहीं, ये संवैधानिक पहलू है। और भारत में जो सबसे बड़ा कानून है वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, फीमेल्स, तमाम लोगों के लिए रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन की सुविधा दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश में उनका जो आरक्षण का प्रतिशत है, शुरुआती दौर से अगर देखेंगे तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस रहा है, जिसमें कि 50-50% आरक्षित और अनारक्षित, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इसको बांटा गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस जगह से आया, आज तक इस मुल्क में इस पर प्रश्न नहीं है। जब आपके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आबादी की नहीं है, जातियों की नहीं है, उस समय 50-50% डिवाइड करना कि 50% रिजर्व, 50% अनरिजर्व, मीनिंग देयर बाय अगर इसका इंटरप्रिटेशन में निकालूं तो आपने 50% को रिजर्व कर दिया जिनकी आबादी कम है, और जो बहुत बड़ी आबादी इस देश की थी SC ST OBC की, उसको 50% में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मेरा इंटरप्रिटेशन लॉ का ये है। लेकिन उस सिद्धांत को मानते हुए तमाम कानून बने, तमाम सर्विसेज निकले, तमाम अवसर दिए गए। उसके बावजूद जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उसमें धांधली हुई है, उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। नहीं, ये आप जो कहना चाहिए, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% का कैप लगा दिया। जी। जो मंडल कमीशन की जब सिफारिशें आई हैं, उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 7 जजों की बेंच थी, उन्होंने 50% का कैप लगा दिया। तो आप कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना के बाद होना चाहिए। जाति जनगणना ये कहाँ से फॉर्मूला आया? कोई भी आप अगर कोई स्टैटिस्टिक्स देते हैं, 32 के जनगणना को भी माने, अभी तो जाति जनगणना हुई नहीं उस समय के अगर हिसाब से भी अगर बांटने को देते हैं, तो भी कौन सा ऐसा गॉस्पेल आया, कहाँ से आसमानी आपको ज्ञान आता है कि इस तरीके का आप डिवीजन करते हो? कौन सा ऐसा क्लियर कट फॉर्मूला देते हो आप? लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान ने गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और कानून बनाती है सुप्रीम कोर्ट एक आदेश में निर्णय पारित करती है। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का भी अधिकार, निश्चित रूप से अधिकार है, भारत के संविधान ने उसको दे रखा है। लेकिन आप सामाजिक न्याय पहली प्रायोरिटी है। प्रियम्बल प्रस्तावना में कानून की समीक्षा और कानून बनाना दोनों उनके पास राइट्स हैं। कानून बनाने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट को है, लेजिस्लेशन को है, लेकिन उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में राय देना, ओपिनियन देना,
डिसीजंस लेना, सही और गलत को सही ठहराना कि कानून सही है कि नहीं, ये काम न्यायपालिका का है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन देता है जो कानून के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये जो अभी जो अखिलेश जी ने कहा, ये तो पब्लिक डोमेन में, जैसे उन्होंने ये दिया है 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती 47 सीटों की चोरी, जो SC ST OBC की जो सीटें थी, ये दिया। 2003 प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती 34 सीटों की चोरी, बाकायदा उन्होंने ये सारे 2003 UPPSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 300 पदों की लूट, PDO को उन्होंने पिछला दलित और कहा है। ये देखिए OBC SC ST को वो PDA कह रहे हैं। 34 पदों की लूट है ये। प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, ये सारे आंकड़े हैं उन्होंने जो दिया है। वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019 88 पद इसमें कम दिए गए हैं SC ST को। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको दिखाया, 15 में से 1100 हो जाती है भर्ती। 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 232 पद जो है SC ST OBC को कम दिए गए। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती PDA 0 पद जो है, इसमें पद ही नहीं मिला SC ST OBC SC ST के लिए आरक्षित होनी चाहिए 127, लेकिन इनको 0 पद दिया गया। तो ये सब क्या लीगल तरीके से इसको चैलेंज किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसको चैलेंज किया, लेकिन कमाल की बात, जो आपने अभी डेटा को पढ़ा है, क्या कोई ऐसा भी डेटा है जो SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी है, जिनको आरक्षण मिलता है, उनकी कहीं भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है? कोई ऐसी वैकेंसी मिली, या कोई ऐसा भारत सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है? नहीं, तो ये किस लेवल पे, ये तो अधिकारी के लेवल पे गड़बड़ी। अभी जैसे अभी RO की वैकेंसी आई थी यूपी में, हंगामा मचा, सोशल मीडिया पर खबरें चली, जागरूकता आई लोगों में, तो उसको फिर बाद में वापस लिया गया। तो मेरा सवाल ये, जो वैकेंसी चोरी होती है, तो एक पॉलिटिकल मामला तो है, सरकार को वोट का डर है, सरकार की नीयत का मामला है। लेकिन सरकार तो कोई भी कह देगी ना कि ये अफसर लेवल पे वैकेंसी आती है, वो गड़बड़ी करता है। ये भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है। आप लोकतंत्र में ये डिनाई नहीं कर सकते इस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। सरकार का गठन होता है और आपके अधीन, शासन के अधीन प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। 22 भर्तियों में 11,514 सीटों की चोरी हुई, मतलब कम दिए गए SC ST OBC को। तो क्या लीगल इस पर जा सकते हैं? निश्चित रूप से जाना चाहिए, और इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार की ही है, पूरी तरीके से उस पर जवाबदेही बनती है। और जनता, ये सोशल जो ये ऑडिट्स चल रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी समाजवादी पार्टी को इसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि इस तरीके का जो क्रिटिकल एनालिसिस है, इस तरीके की कोई भी जल्दी राजनीतिक दल नहीं करते। लेकिन आप उस तरह की व्यवस्था लाए हो, चाहे वोट्स के मामले में हो, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता के बीच में डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। जो काम विभाग का था, सरकार का था, उसको विपक्ष डेटा के माध्यम से जनता के बीच में जागरूकता ले आके आ रही है कि ये गड़बड़ियाँ हैं। जैसे यूपी की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, उसमें लगभग 16,000 से 18,000 सीटों की SC ST OBC की सीटें कम कर दी गई, मेरिट के बाद भी उनको भर्तियां नहीं मिली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि इसको 3 सप्ताह के अंदर हमको मेरिट लिस्ट दोबारा दीजिए। तो क्या लग रहा है कि संभावना लग रही है कि हो सकता है उनको अधिकार मिल जाए, क्योंकि लंबा समय हो गया है, और ये 2019-20 के बाद से ये मामला सिलसिला चले जा रहा है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम लोगों ने इसमें सुसाइड कर लिया, तमाम लोग दम तोड़ दुके, तमाम लोग थक चुके हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और प्रशासन के चक्कर काटते हुए। इसमें जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, ये जो भर्तियां थी वो समाजवादी पार्टी सरकार ने ही ले आई थी, जिसमें 1,37,000 वैकेंसीज निकाली गई थी। 72,000 के आसपास भर्तियां कर ली गई, लेकिन इन लोगों ने पॉलिसी इस तरीके से गलत नीति बनाई, जिसकी वजह से यह अव्यवस्था फैली। और उसके बाद जो आरक्षण से प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या हजारों में है। तो जब आपने सूची बनाई, मेरिट बनाई, आप यहाँ पे आके उन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन करते हो, अपोज करते हो। अभी सुनने में आ रहा है, कल हालांकि मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है कि आप इसको तत्काल सूची बनाकर तैयार करें। वो भी तब करना पड़ रहा है जब शिक्षकों को सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे कॉकरोच बनना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी आ रही है भारत के सबसे हाईएस्ट पोजीशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से। उसके बाद वो लोग मजबूर हैं, और 69,000 की संख्या कम नहीं होती। जहां शिक्षकों की कमी है,
छात्रों की भरमार लगी हुई है, शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, तो जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा कोलैप्स कर रहा है, वहाँ पर आप इतने कई साल लगा दे रहे मेरा एक हो। सवाल है कि एक पॉलिटिकल इशू, अगर जैसे मान लीजिए किसी वैकेंसी में हमें गड़बड़ी दिखती है तो क्या हम कहाँ जाएं? लोअर कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं? जो आयोग से निकलती हुई परीक्षा है, जो आयोग निकालती है, लोक सेवा आयोग निकालती है, वो संबंधित विभाग को आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। रिप्रेजेंटेशन की जब सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे हाई कोर्ट सीधे जाते हैं। आपका लोकस स्टैंडाई वहाँ पे बन जाता है। और जैसे कोई भी विभाग को आप पार्टी बनाते हैं तो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है वो होता है हाई कोर्ट। जैसे मैंने देखा है कि जब भी कोई सरकार आती है और वो आरक्षण के पक्ष में जब कोई पॉलिसी बनाती है तो आरक्षण विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाए। जैसे अभी बिहार में 69% रिजर्वेशन करने की बात हुई, वहाँ का सेंसस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, लोग हाई कोर्ट चले गए जो आरक्षण के विरोध में है, जनरल कैटेगरी के लोग। हाई कोर्ट ने स्टे किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो ये पक्ष इधर से नहीं हो पा रहा है, क्या लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है लोगों को? जो आरक्षण के पक्षधर लोग हैं वो जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता पाते हैं, जा नहीं पाते। एक तो अवेयर नहीं रहते बहुत ज़्यादा अपने हक और अधिकार के लिए, और संसाधनों से बहुत कमी है उनके पास, और उस तरह के अप्रोचेज़ नहीं है। क्योंकि पीडीए समाज के लोग बहुत कम आपको जुडिशरी में दिखेंगे, बहुत कम सीनियर एडवोकेसी में दिखेंगे। अब तो वो क्राइसिस खत्म हुआ? नहीं, बहुत बड़ी क्राइसिस है कॉलेजियम सिस्टम। वकीलों की संख्या तो ठीक ठाक लग रही है। वकील की संख्या से मतलब नहीं है कि आपके सीनियर एडवोकेट कितने हैं। किसी भी प्रदेश में भारत में सीनियर एडवोकेट की जो प्रक्रिया होती है वो कठिन प्रक्रिया होती है। अभी तो ये पहला दूसरा जनरेशन था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बेनिफिट ले रहा था, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है उसमें पीडीए समाज के लोगों। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? मैं लगभग अगर मेमोराइज करूं जी, SC/ST का तो संवैधानिक रिजर्वेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही आया। OBC रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमी लेयर लगाया, लंबा लड़ाई चली। जब भी रिजर्वेशन के मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम, जैसे बिहार वाला ही मामला हो, ये 69,000 शिक्षक भर्ती, लंबा समय पर वो टंगा रहता है, फैसले नहीं आते हैं, या फिर उसमें रोक तो लगना ही। से मध्य प्रदेश का लीजिए, मध्य प्रदेश का OBC रिजर्वेशन 27% करने की मांग लंबे समय से चल रही है, हाई कोर्ट में पेंडिंग, फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो इसे कैसे देखें? क्योंकि अब SC/ST OBC में एक बड़ा वर्ग है जो अब पढ़ा लिखा है, भले उसको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया, लेकिन उसको लगता है कि हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इस पर अब बहस तो हो रही है, बातचीत तो हो रही है। बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत के संविधान को लागू होने के 8वें दशक में ये इस तरह की चर्चा छिड़ रही है, जिसका प्रावधान 1950 में लागू कर दिया गया था। 8वें दशक में आप इस तरह की बात चर्चा में ले आ रहे हो, तो आपकी किस तरह की नीति और किस तरह की नीयत है। अब रही बात जो आपने कहा कि इनकी भर्तियां क्यों नहीं होती हैं, किस तरह डेटा नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की 166 रिपोर्ट है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसमें लिखा हुआ है जज कोई आसमान से आया हुआ व्यक्ति नहीं होता है, वो भी एक समाज का हिस्सा होता है। उसका बॉर्न बॉटअप से लेके एक आइडियोलॉजी से वो आता है। तो ज़्यादातर लोग, जिन समाजों के लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो आइडियोलॉजिकली पीडीए समाज के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आरक्षण होते से हैं। उनकी सहमति नहीं है, अगर मोटा मोटी हाँ, वो एक समानता की बात, जो भारत के संविधान का जो मूल उद्देश्य है, इक्वालिटी की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, उसमें कहीं ना कहीं से उनके दिल में तंगी दिखती है, तो उनकी नीयत में तंगी मैं दिखती है। जुडिशियरी पर ही आ जाता हूँ। अभी केंद्रीय कानून मंत्री से बाकायदा एक सांसद साहब, MP साहब ने रिपोर्ट लगाई, सवाल पूछा कि कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं वीकर सेक्शन के, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है SC/ST OBC, वो बताया जाए। तो उसके बाद फिर कॉलेजियम पर बातचीत हुई। फिर तो ये तो लंबा पैकअप है ना। नौकरी हो जुडिशियल सिस्टम में, खुद ही वहाँ जज नहीं है। हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जो इस तरह की एक विचारधारा है, एक नैरेटिव है जो आप बता रहे हो, और आप जैसे लोग बहुत ये बात करते हैं कि इनकी संख्या नहीं है। सवाल संख्या की नहीं होनी चाहिए, सवाल ये होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्पिरिट पे कौन काम कर रहा है। जब इस देश में, इस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पे आते हैं तो उनको कहा जाता है कि दलित CJI आए हैं, तो एक लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, उनके साथ इमोशंस जुड़ जाता है। तो क्या वो संविधान के विरोध में जाकर दलित समाज का उत्थान कर पाएंगे? आप
को संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए हाईएस्ट पोस्ट पे अवसर मिला है, तो आप संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करें। आप जातीय लेकिन व्यवस्था, रिप्रेजेंटेशन तो एक मसला है ना सर। रिप्रेजेंटेशन के वो दिखना साथ भी तो चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट होना चाहिए आपकी। बहुत से ऐसे जजेस हैं, बहुत से ऐसे जजेस, जैसे मुरलीधर साहब का, आपने जस्टिस मुरलीधर साहब का देखा। अभी इलाहाबाद में जस्टिस शेखर यादव साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो विवादित रहा काफ़ी। उनका भी एक जजमेंट आया संभल वाले ज़िले, संभल के मामले में। तो ये लोग हो सकता है कि SC ST OBC समाज के ना हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप अभी जो हड्डी वाला जो फैसला आया है जी, जो हड्डी फेंकने से ये जो उनको भावनाएं आती और हाँ। मुस्लिमों को ज़्यादा उन्होंने सेंसिटिव होके वो दे रहे हैं, भारत के संविधान के विरोध में दे रहे। भारत का संविधान तो समानता की बात करता जैसे है, सुप्रीम भाईचारा। कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना, जी जस्टिस जी, भुइया की जो बेंच बिल्कुल है, बिल्कुल, ये जो बेल जो है अभी जो उन्होंने कह जी। दिया कि बेल जो है वो मैंडेटरी है, जी, जमानत जो है वो मिलनी ये चाहिए। SC ST OBC समाज के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये भारत के संविधान को, मूल्यों को स्थापित करने में अपना दम लगा रहे हैं। वहीं आपके मौलिक सिद्धांत हैं कि इस देश में भाईचारा बनाओ, तो भाईचारा बनाने वाले जो स्पिरिट है उसको कम किया जा रहा है। और रिप्रेजेंटेशन मौलिक सिद्धांत नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट्स। रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सभ्य समाज में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है ये, और इसको लोग रिजर्वेशन के जिस तौर देश पे- में सारे फैसले जातिगत हो, निश्चित रूप से, उसमें तो सवाल उठता है कि निश्चित- हर निश्चित जाति रूप से। धर्म के जज होने चाहिए। निश्चित रूप से उससे तो अकाउंटेबिलिटी और तय होगी और जुडिशियरी का और सम्मान बढ़ेगा। हमारा डाइवर्सिटी, कोई सवाल नहीं उठा जी, पाएगा। हमारी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, विविध भाषा, विविध क्षेत्र, इसीलिए वहाँ पे दिया गया है कि भारत जो हमारा मुकम्मल बनेगा जब सभी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे तभी हो पाएगा। उसी के लिए जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए, जिनके ऊपर ऐतिहासिक रूप से अन्याय और अत्याचार, जुर्म जाती हो रखा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रास्ता दिया कि इक्वलिटी। अभी SC ST एक्ट पर कहा गया जा रहा है कि अगर किसी को रूम में गाली दे के मतलब बहुत सारा SC ST एक्ट पर तो सबसे ज़्यादा ओपिनियन आते रहते हैं। SC ST को समझना होगा कि जो लोग जजमेंट्स देते हैं, लॉज बना रहे हैं, वो एक दिन दलित की तरह अपना जीवन जिए। उनको एहसास होगा कि दलित का जीवन मानव जीवन से कितना डिफर करता है। जो लोग अलग है, मतलब अलग मानवीय है। जो डिग्निटी है उसे कितना मतलब उनको कैटेगराइज कर दिया मैं गया। अपने सर्विस में कहता था, कुछ बैचमेट्स थे कि तुम मनोज कुमार मेरा नाम है, तुम अपनी वाली टाइटल मुझे दे दो और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलो और हमारी वाली तुम ले लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं फिर क्या हूँ और तुम क्या बन जाओगे उसी समय। आप जज के पद पर थे तो भी आप महसूस करते थे ऐसा? निश्चित रूप से। क्या इंसान नहीं है वो? उसकी भावनाएं नहीं है, उसकी स्पिरिट नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। आप इंसान ही तो हैं। लेकिन एक बात जो मैं समझ पा रहा हूँ सर कि ये जो जातिवाद है ये तभी आपका पीछा करता है जब सिस्टम के आप हिस्सा बनते हैं। अगर आप जातिगत पेशे में, जैसे मैं मजदूर होता, लोहा पीट रहा होता, तो मेरे साथ थोड़ा बहुत भेदभाव हुआ कि मेरा पैसा आज न मिलेगा, कल मिलेगा, मेरा 1000-2000 रख लिया जाएगा। मैं सफाई का काम कर रहा होता, तब जातिगत, जैसे मेरे तमाम पत्रकार दोस्त लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ जातिवाद है, और वो जाके सफाई कर्मचारी से पूछेंगे कि आपके साथ जातिवाद हो रहा है, वो कहता नहीं हो रहा है। अरे वो तो जाति का ही काम कर रहा है, तो उसका असर। क्या आप मानते हैं कि जब आप सिस्टम में उस पदों पर जाते हैं जहाँ आपके लिए रोक थी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, बड़े पदों पर, तब जाति आपका पीछा करने लगता है? जाति की तो आलम यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी जाति बतानी पड़ती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया राष्ट्रपति को भी आदिवासी बताता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दलित बताता है। तो जाति प्रधान देश में अगर जाति से अगर इस तरह की बात आ रही है, क्योंकि पेशे से जाति का सीधा संबंध रहा है, तो अगर आप अलग कुछ काम कर रहे हो तो भारत के संविधान की वजह से कर रहे हो। और जो एक सोच बनी हुई है वो यही चाहती है कि आप उसी जाति में जो आपका पेशा रहा है, उसी जाति के साथ, उस पेशे के साथ आप इर्द गिर्द काम करते रहें। उस पेशे में ना है जो आपके लिए नहीं था, ऐसा मान्यता है। खासकर जिसमें पावर है, पैसा है और सम्मान है। बिल्कुल, SC ST OBC के लिए तमाम रेस्ट्रिक्शंस थे और इसको एक तरीके से अघोषित कानून बना के प्रतिबंध लगाए गए। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, इवन संपत्ति रखने तक का अधिकार नहीं है। ये कानून के माध्यम से आपके ऊपर एक और मैं आपको बात बताऊं जो मैंने अपने पत्रकारी अनुभव से सीखा।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस देश में बाबा साहब ही क्यों जातिवाद के खिलाफ लड़े, फूले ही क्यों लड़े, कबीर ही क्यों लड़े, रविदास महाराज ही क्यों लड़े, या आप ही क्यों बोल रहे हैं। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जातिवाद समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आएगा। और आप ये महसूस जब करने तक वाली मैं मैट्रिक में था, ग्रेजुएशन में था, तो मुझे भी लगता था आरक्षण गलत है। जी, एज ए ओबीसी मुझे लगता था आरक्षण गलत है। शेड्यूल का ये ओबीसी के दिमाग में भर दिया गया कि एससी एसटी का आरक्षण ज्यादा है तो एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है। ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये ओबीसी के बच्चों को सबसे पहले कहते हैं कि एससी एसटी का आरक्षण गलत जो है, आरक्षण विरोधी फिर है वो एससी एसटी को मानवता जाके विरोधी है। कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण गलत है। ओवरऑल उनको दोनों का आरक्षण गलत लगता है। और ये एससी एसटी ओबीसी के बच्चे तब समझ पाते हैं। हम लोग भी जब अगर जी, मीडिया इंडस्ट्री में नहीं काम करते 10 12 15 साल, तो नहीं समझ में आता कि ये कितना महीन खेल है। जी, महीन खेल है। और जो आरक्षण विरोधी है वो मानवता विरोधी है। आपके 5 बच्चे हैं और एक बच्चे के साथ अन्याय है या अपंग है, कहीं से कमजोर है, तो सभ्य समाज क्या या आपने कहता है? जानबूझ के उसका पैर तोड़ दिया। एग्जैक्टली, पैर तोड़ा है और अपंग बनाया है उसको। किन्हीं कारणों से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तमाम तरह की आपके ऊपर इंडोक्ट्रिनेशंस हो रखे हैं और आप उसका कोई सपोर्ट करता है भारत का संविधान, तो उसको कहते हो आप संविधान द्रोही है। तो जो आरक्षण विरोधी है वो मानवता विरोधी है, वो भी वही आदमी संविधान विरोधी है। ये जो एक मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एकदम हाईलाइट, अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट का मामला आया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कहा, दुर्गेश पाठक ने, कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरा वकील भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं, मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। जी, वो चाहते थे कि जो जज थी उस मामले की, वो उस जज से, उस केस से हट जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे इंटर्नशिप जी। कर रहे हैं जो सीबीआई के वकील थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं। उसके बाद अब तो खैर उन पर मानहानि का मुकदमा भी चलने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे तो एक नया रास्ता खुल जाएगा। एससी एसटी ओबीसी के लोग कहेंगे कि हमको एससी एसटी ओबीसी जज चाहिए। जो इस तरीके जो न्यायिक प्रणाली है उसमें अगर एक्यूज्ड भी जज को अगर वाजिब कारण देता है रेक्यूजल का, तो सामान्य तौर पे जजेस उसको अपने यहाँ से रेक्लूस कर देते हैं। सामान्य प्रक्रिया ये है। विशेष परिस्थिति में चीफ जस्टिस को यह अख्तियार होता है कि आप उस न्यायालय को जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के वैल्यू को रखते हुए आप उसको करें। और जहाँ पर पब्लिक डोमेन में वीडियोस दिए जा रहे हैं, सबूत दिए जा रहे हैं, तो न्यायपालिका के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आम आदमी के मन में आता है। सत्याग्रह की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बन पाता, और दुनिया में वहीं से शुरुआत होती है प्रत्येक सत्याग्रह के पीछे। अच्छा, मान लीजिए अब तो खैर वो जज साहिबान ने खुद को अलग कर लिया उस केस से। अगर मान लीजिए वो इसमें केस में फैसला दे देती और अरविंद केजरीवाल बरी हो जाते, तब तो मानते उस फैसले को? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब मान लीजिए उनको सजा हो जाती तो क्या होता? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जज तो फाइल के अंदर जो सबूत होते हैं उसको देख के निर्णय लेते हैं, ना कि कोई पूर्वाग्रह से और इस तरह के। लेकिन पब्लिक डोमेन में आपका इमेज क्लियर होना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वोट लेते हो, ओथ में आप शपथ लेते हो कि मैं फियर या फेवर नहीं करूँगा, मैं किसी से नहीं डरूँगा। आप सॉवरेंटी का लेते हो, तो आप जब ओथ लेते हो तो आपके सामने जब खड़े होकर, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक्स सीएम, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वो स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आप सारे एविडेंस दिखाते हो, उसके बावजूद ये जिद करना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से न्यायपालिका को अपनी छवि बचाने में मुश्किलात आई है। और उसके बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ये तो अच्छा है कि माना जाए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगले ही दिन सफाई दे दी कि मैंने बेरोजगारों को कॉकरोच नहीं कहा है, मुझे मिसकोट किया जा रहा है। नहीं, इस तरह के हाईएस्ट ऑफिसेज पे करते हो तो आप अपने भारत के नागरिकों के साथ क्रूरता करते हो। यह देश नहीं, उन्होंने कहा कि आज़ाद है। मैंने ऐसा नहीं बोला है। और उनका इंटरप्रिटेशन हुआ होगा लोगों के बीच में, जो पब्लिक मैसेज डोमेन गया, में है, मैसेज गया कि हाईएस्ट ऑफिसेज में बैठ के अगर आप अपने देश के बेरोजगार हो, आपको ये कहना चाहिए सरकार से कि क्यों नहीं नीति बनाते 76 सालों में कि हमारे इस देश के नौजवान जो है बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए सरकारों को, ये डांटना पट कंटेम्प्ट करना ऑफ कोर्ट चाहिए। का बड़ा खतरा रहता है। इससे हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, आप जज हैं, मैं एक पत्रकार हूँ, कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? बस ये हमें आखिरी सवाल बता दीजिए। कोर्ट चूंकि संवैधानिक संस्था है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आप उसके प्रोसीडिंग्स को लेकर इनक्रिमिनेटिंग या इस तरीके से करते हैं जिससे कि जुडिशियल प्रोसेस को अंडरमाइन करते हो, या कोई ऐसी टिप्पणी करते हो जिससे कि इंस्टीट्यूशनल
गिरावट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस होता है, तो वो मतलब एक ब्रॉड वे में, लेकिन किसी फैसले के गुण दोष पर तो चर्चा हो सकती नहीं, है। आप आलोचना कर सकते हो। आलोचना को आलोचना का भी अधिकार भारत के संविधान में मिला हुआ है, और अगर क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा तो पूरी विचारधारा रुक तो जाएगी। क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन दोनों में क्या मतलब, कैसे अंतर करें? क्रिटिसिज्म में एक पॉजिटिव वे में आप चीज़ों को असर्ट करते हो, वहीं डिफेमेशन डेरोगेटरी इंटेंशन होता भाषा है का आपका। संयम। हाँ, डेरोगेटरी इंटेंशन होता है, अपमानित करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए, या कोई ऐसा शब्द जो उसको चोट करता हो, वो डिफेमेशन के क्राइटेरिया में आता है, जिससे उसका रेपुटेशन डाउन होता है आपके कहने से, आपके लिखने से या उसके आचरण से। फेयर क्रिटिसिज्म को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी प्रोटेक्शन दे रखा है, और ये होना ही चाहिए। अगर सभ्य समाज में फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है तो आपका समाज फिर डेड है। लेकिन यहाँ जुडिशियरी के बारे में कहाँ लोग बात करते हैं? किसकी हिम्मत है कि जज साहब पर कोई बात कर दें? नहीं, बातचीत चल रही है और चर्चा चल रही है, तमाम कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, तमाम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मंचों पे सारे निर्णयों के डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये कौन कौन से निर्णय आ रहे हैं। अब जैसे आपने जो ये प्रश्न की शुरुआत की थी कि डेटा आ रहे हैं, और डेटा तो झूठ नहीं बोलते। अब जिस तरीके का डेटा आ रहा है तो इनको जवाबदेही बननी चाहिए, न्यायपालिका को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि ये फार्मूला आपको दे दिया गया, इस फार्मूला को 27% ओबीसी को देना है। एग्जैक्टली, तो आप फिर एससी एसटी का रिजर्वेशन फिक्स है, आप कैसे इसमें चोरी कर रहे हैं? किस तरीके से इसमें कड़े कानून होने चाहिए कि जो संवैधानिक आरक्षण को छेड़छाड़ करता हो, कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए, कड़े कानून बना के दोषी पाने पर उनको सजा करनी चाहिए। तो हम लोग की लगातार अब कोशिश रहेगी नेशनल दस्तक की कि आज हमने पूर्व रिटायर्ड जज मनोज कुमार जी से बात की और आपको बताया संवैधानिक दायरे को लेकर। मुझे लगता है लीगल सिस्टम को भी वीकर सेक्शन के लोगों को समझना चाहिए, और ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश फाइनली संविधान में जो पिलर्स हैं, खासकर अगर वीकर सेक्शन की बात करें तो वो उनकी भागीदारी पॉलिटिक्स में है, जो जिसको कहते हैं कि विधायिका, और कार्यपालिका में भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन मिला है। न्यायपालिका और एक जो फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया, उसमें बड़ा कम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन न्यायपालिका में भी अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मीडिया वाला सेक्टर पर मैं लगातार बात करते रहता हूँ, जुडिशियल सिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे भागीदारी बढ़े, इस पर हम लोग लगातार सर के साथ बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए कि पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, और आपके अगर कुछ सवाल हों तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।